Yes, today we are going to discuss the chapter Ruling the Countryside. This is the chapter of History, Class 8. First of all, we need to understand what is the meaning of ruling the countryside. Countryside पे रूल करना इसका मीनिंग क्या होता है? कंट्रीसाइड बेसिकली कहा जाता है जो रूरल एरियाज़ होते हैं, जो विलेजेस होते हैं, उन पर्टिकुलर जगहों को। और रूलिंग की हम जब यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश लोगों को, कि जैसे किस तरीके से मुग़ल एम्पायर ख़त्म हुआ और कैसे मुग़ल एम्पायर के बाद में ब्रिटिश लोग आए और कैसे उन्होंने धीरे धीरे जो कंट्री साइड इन द सेंस जो विलेजेस है, जो रूरल एरियाज़ है, कैसे वहाँ पर अपना कंट्रोल करना स्टार्ट किया और क्यों किया। नाउ द फर्स्ट हेडिंग इज़ द कंपनी बिकम्स द दीवान। दीवान का मीनिंग होता है कि जब आप लैंड वगैरह से या फार्मर से टैक्स ले रहे हो तो ये अथॉरिटी आपने किसको दे रखा है, तो उस पर्सन को कहा जाता है दीवान, और इस प्रोसेस को कहा जाता है दीवानी। तो द कंपनी बिकम्स द दीवान। कंपनी बेसिकली रेफर्स टू ब्रिटिश पीपल। जो कंपनी यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की हम बात कर रहे हैं, जो ब्रिटिशर्स को कहा गया है और कैसे वो दीवान बने, कैसे उन्हें रिवेन्यू या टैक्स कलेक्ट करने की अथॉरिटी मिली, उसकी हम बात करेंगे। दिस इज़ द डेट ऑन 12 अगस्त 1765। 12 अगस्त 1765 को ये हुआ कि जो मुग़ल एम्पायर होते थे, उन्होंने ये दीवानी जो अथॉरिटी थी ये सारी किसको दे दी, कंपनी को दे दी, इन द सेंस ब्रिटिश लोगों को दे दी। और ये आप देख भी सकते हो आपकी एनसीईआरटी की बुक में फर्स्ट जो इमेज है वो यही दिखाया गया है। और रॉबर्ट क्लाइव थे वो ब्रिटिशर, उनका नाम है ये, उनके टेंट में एक मुग़ल एम्पायर ये अथॉरिटी बंगाल के वो थे, और वो मुग़ल एम्पायर और ये रॉबर्ट क्लाइव को वो ये दीवानी राइट दे रहे हैं, ये अधिकार दे रहे हैं। एज दीवान द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल। और अब इस तरीके से जो कंपनी है वो चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द सेंस ओनर बन गई थी, टैक्स को कंट्रोल करने का और उन जगहों पर अपना कंट्रोल करने के लिए। नाउ रिवेन्यू फॉर द कंपनी। कंपनी के लिए रिवेन्यू जो आता था वो कहाँ किस चीज़ में कंपनी लगाती थी और किस तरह से उन्होंने प्रोसेस बनाया, क्या पैटर्न था उनका रिवेन्यू लेने का, यू विल डिस्कस इन दिस paragraph. The company made efforts was to increase the revenue as much as it could and buy the fine कॉटन एंड सिल्क एज चीपली एज पॉसिबल। कंपनी का जो मेन टारगेट था रिवेन्यू कलेक्ट करने का, जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो टैक्स ले सकती है वो, और यहाँ की जो फाइन कॉटन और जो सिल्क क्लॉथ है उन्हें जितना सस्ते रेट पर खरीद सकती है उतना वो कोशिश किया करती थी। इसके लिए उन्होंने कुछ प्रोसेस किए। विद इन 5 years द वैल्यू ऑफ गुड्स बोर्ड द कंपनी इन बंगाल डबल्ड। और इस तरीके से करते करते उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों से टैक्स वसूलना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम हुआ। और प्रोडक्शन कम होने के कारण बंगाल में 1765 से लेकर 1770 5 साल बाद ही एक ऐसी कंडीशन आ गई कि जो चीज़ें हुआ करती थी उनके जो प्राइसेस थे वो डबल हो गए। नाउ द रिवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। अब वो लोगों से, अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो रिवेन्यू या टैक्स इकट्ठा हुआ करता था पैसा, उसी से वो जो उन्हें रिसोर्सेज चाहिए थे इंडिया से ब्रिटेन के लिए, ब्रिटेन में एक्सपोर्ट करने के लिए, वो खरीद लिया करती थी उसी रिवेन्यू के पैसे से। अब उन्हें बदले में ये नहीं था कि अगर उन्हें इंडिया से कुछ लेना है तो ब्रिटेन से बदले में कुछ रिसोर्सेज मंगा के देने पड़ेंगे। जो रिवेन्यू, इतना ज़्यादा रिवेन्यू वो कलेक्ट कर लेती थी कि उसी पैसे से वो कुछ भी इंडिया से परचेज करके एक्सपोर्ट कर सकती थी ब्रिटेन में। बंगाल इकोनॉमी वॉज फेसिंग अ डीप क्राइसिस। अब ऐसी कंडीशन आ गई कि बंगाल को बहुत बुरी तरह की कंडीशन देखनी पड़ी, जहां बंगाल की जो पॉपुलेशन थी 3 करोड़, उसमें से 1/3 लोग मारे गए, 1 करोड़ इन द सेंस 10 मिलियन, और केवल 2 करोड़ लोग रह गए भूखमरी के कारण। ऐसा हुआ, फैमिन कंडीशन वॉज देयर, क्योंकि सामान जो फूड ग्रेन्स था या जो चीज़ें थी वो बहुत कम रह गई और प्राइसेस डबल हो गए, लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। नाउ द नीड ऑफ इम्प्रूव द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। अब वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि कहीं ना कहीं लोग अब लैंड पर अपग्रेड नहीं कर रहे लैंड को और एग्रीकल्चर पर ध्यान नहीं दे रहे, तो उन्होंने रिवेन्यू का सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव करने की ज़रूरत है। इसके लिए कंपनी ने क्या किया, मोस्ट कॉमनली ऑफिशियल बिगेन टू फील दैट इन्वेस्टमेंट इन लैंड हैड टू बी एनकरेज, कि हमें इन फार्मर्स को कहीं ना कहीं एनकरेज करना होगा ताकि अपने लैंड में इन्वेस्टमेंट करें और एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे। इसके लिए 1793 में कंपनी ने फाइनली एक परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया। ये यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। और कॉर्नवालिस थे, कॉर्नवालिस एक ब्रिटिशर्स का नाम था जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया था 1793 में। तो बहुत बार पूछा जाता है यूपीएससी में भी कि परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है। परमानेंट सेटलमेंट एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आप रिवेन्यू को फिक्स कर देते हो कि हाँ, हम आपसे इतने फिक्स रिवेन्यू लेंगे, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। अब ये हर साल घटेगा या बढ़ेगा नहीं, एक फिक्स एक परमानेंट रिवेन्यू कर दिया गया, इतना ही लिया जाएगा, चाहे किसी का प्रोडक्शन कम हो रहा है या चाहे ज़्यादा हो रहा है, सो दैट कि फार्मर्स को पता हो कि उन्होंने रिवेन्यू कितना देना है और वो बचे हुए पैसे से अपने लैंड को अपग्रेड करके एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे सके।
इसकी शुरुआत कॉर्नवालिस ने की थी, लेकिन इसमें भी इतना ज़्यादा हाई रखा गया टैक्स को कि लोग जो फार्मर्स लोग थे उनको इसको देने में भी दिक्कत आ रही थी। देवर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स। अब जो जमींदार हुआ करते थे ब्रिटिशर सामने से खुद आके टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे, ताकि वो सेफ रहे, कोई भी उनके खिलाफ रिवॉल्यूशन स्टार्ट ना करे। वो जमींदारों से कहते थे कि आप टैक्स लो, और फिर टैक्स जमींदार लोग लेके ब्रिटिशर्स को दिया करते थे। दिस वुड एंश्योर अ रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू टू द कंपनी एट द सेम टाइम। और इस तरीके से एक रेगुलर रेवेन्यू जाता रहा कंपनी को। प्रॉब्लम क्या आई इसमें? द जमींदार वर नॉट इन्वेस्टिंग इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लैंड। अब ये होता था कि जिन लोग रेवेन्यू पे करने में फेल हो जाते थे वो या तो लोन लेकर कंपनी को दिया करते थे, और एक टाइम पर आकर उनकी ज़मीन भी बिक जाती थी। तो रेवेन्यू देने के बाद में जो थोड़ा बहुत भी पैसा उनके पास बचता था वो अपनी फैमिली के सर्वाइवल में लगाते थे। उन्हें ये लगता था कि हम टैक्स क्यों दें, क्योंकि किसी भी टाइम हमारी ज़मीन बिक सकती है, तो हम बचे हुए पैसे से लैंड को अपग्रेड क्यों करें। इसके लिए जमींदार बिल्कुल भी क्वालिटी इंप्रूव नहीं कर रहे थे लैंड को, जिससे एग्रीकल्चर को बढ़ावा नहीं मिल रहा था। और कॉटन भी एक ब्लैक सॉइल होती है जिससे पैदा की जाती है, तो जो फाइन कॉटन की जो डिमांड थी ब्रिटिशर्स की वो भी पूरी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि एग्रीकल्चर को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा था। नाउ और इसका कारण ये था कि रेवेन्यू जो फिक्स किया गया था वो भी बहुत ज़्यादा हाई किया गया था। नाउ एज द लॉन्ग एज जमींदार कुड अर्न बाय द गिविंग आउट देयर लैंड टू टीनेंट। टीनेंट का मतलब होता है किराएदार। जमींदार भी क्या करते हैं, किराए पर देकर किसी को अपनी ज़मीन, और उनसे बदले में बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट लिया करते थे। इन द सेंस जमींदार भी अब डायरेक्ट अपनी लैंड की क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं कर रहे थे, बस उसको वो रेंट पर देकर उससे पैसा कमाया करते थे। ऑन द अदर हैंड इन द विलेजेस द कल्टिवेटर्स फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीमली ऑपरेसिव। ये जो परमानेंट सेटलमेंट किया गया था ये सिस्टम भी बहुत ज़्यादा ऑपरेसिव लगा, बुरा लगा लोगों को कि हाँ ये हमारे फेवर में नहीं है। नाउ अ न्यू सिस्टम इज डिवाइस। अब एक नया सिस्टम लाया गया, इसको लॉर्ड मैकेंजी लेकर आए थे। नाउ बाय द early 19th century many of the company official was convinced the system of revenue had to be changed। कंपनी के बहुत ऑफिसर को लगा कि अब हमें ये सिस्टम चेंज होगा, चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार कंपनी की डिमांड बढ़ रही है, कंपनी के खर्चे बढ़ रहे हैं, और वो खर्चा जब बढ़ रहा है तो हम रिवेन्यू फिक्स कैसे कर सकते हैं, हमें रिवेन्यू भी बढ़ाने की ज़रूरत है अगर खर्चा कंपनी का बढ़ रहा है तो। इसके लिए एक सिस्टम लाया गया, महलवाड़ी सिस्टम। महल कहा जाता है गांव को। जो ब्रिटिश लोग हुआ करते थे उन्होंने एक गांव को एक महल कहा, और क्योंकि उन विलेजेस से, उन महल से रिवेन्यू लिया जाता था, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज महलवाड़ी सिस्टम। इस सिस्टम को लॉर्ड मैकेंजी ने स्टार्ट किया था ये सिस्टम, और उनके अंडर में ये किया जाता था। नाउ द कलेक्टर वेंट फ्रॉम द विलेजेस टू विलेज टू एस्टिमेट द लैंड रिवेन्यू, एंड ईच विलेज कोल्ड महल हैड टू पे। नाउ द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग टू कंपनी वॉज गिवन टू विलेज हेडमैन। इस बार जमींदार को ये राइट ना दिया जाकर जो विलेज का हेडमैन या सरपंच हुआ करते थे उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि वो टैक्स इकट्ठा करेंगे और ब्रिटिशर्स को देंगे। नाउ दिस सिस्टम केम टू बी नोन एज महलवाड़ी सिस्टम। नाउ व्हाट इज मुनरो सिस्टम? द न्यू सिस्टम दैट वॉज डिवाइस केम टू बी नोन एज रैयतवाड़ी। रैयत कहा जाता था कल्टिवेटर्स को, फार्मर्स को। जब आप कल्टिवेटर या फार्मर्स से टैक्स ले रहे हो बिकॉज दैट इज़ रैयत, और उनसे टैक्स लेना दैट इज़ रैयतवाड़ी, तो ऐसे सिस्टम को रैयतवाड़ी कहा गया। और इसका नाम आगे चलकर मुनरो भी पड़ा, लेकिन इसको इंट्रोड्यूस कराया था बहुत स्मॉल स्केल पर कैप्टन अलेक्जेंडर रेड ने। लेकिन क्योंकि जो मुनरो आए थे, थॉमस मुनरो, उन्होंने बहुत बड़े लेवल पर इसको एक्सपेंड किया था इस सिस्टम को, कि जो रैयतवाड़ी है, डायरेक्ट आप कल्टिवेटर या फार्मर से टैक्स लो, बीच में से जमींदार को हटा दो। तो जस्ट बिकॉज कि मुनरो ने बहुत बड़े लेवल पर एक्सपेंड किया इस सिस्टम को, तो इसे मुनरो सिस्टम के नाम से जाना जाता है। बट यूपीएससी में अगर पूछा जाए कि इसको इंट्रोड्यूस किसने कराया था, तो अलेक्जेंडर रेड ने कराया था, और ये साउथ इंडिया में स्टार्टिंग हुई थी इसकी। रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आ रही थी? सेटलमेंट हैड टू मीट डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर्स। डायरेक्ट कल्टिवेटर से रेवेन्यू लिया जाता था। ब्रिटिश शुड एक्ट एज अ पैटर्नल फादर फिगर प्रोटेक्टिंग द रैयत अंडर देयर चार्ज। और ब्रिटिशर्स ने ये भी कहा कि अगर आप हमें टाइम पे रेवेन्यू देते हो तो हम आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे और आपकी ज़मीनों को सेफ रखेंगे। टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम द लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल फिक्स टू हाई। उन्होंने बहुत ज़्यादा हाई रेवेन्यू लेना स्टार्ट किया ब्रिटिश लोगों ने। पीजेंट्स वर अनेबल, वो नहीं दे पा रहे थे पीजेंट्स लोग। नाउ क्रॉप्स फॉर द यूरोप। कौन कौन सी ऐसी यूरोप थी जो क्रॉप्स थी जो यूरोप में एक्सपोर्ट की जाती थी या यूरोप में डिमांड थी? नाउ फॉर दैट
दे आर लाइक सो मैनी क्रॉप्स. जूट इन बंगाल जो उसका कमर्शियल क्रॉप थी. कमर्शियल क्रॉप कहा जाता है जब आप पैसा कमाने के लिए कुछ क्रॉप्स पैदा करते हो, लाइक प्लांटेशन क्रॉप, यानी कि आप एक सिंगल बड़े पीस ऑफ लैंड पर एक ही सिंगल क्रॉप को पैदा करते हो, तो उसे प्लांटेशन क्रॉप भी बोला जाता है. और ये बिजनेस पर्पस के लिए किया जाता है, तो इन्हें कमर्शियल क्रॉप्स कहा जाता है. जैसे बंगाल में जूट, असम में टी, शुगर केन, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में वीट, इन सब की, और महाराष्ट्र में कॉटन, मद्रास में राइस, इन सब की जो है कल्टीवेशन की जाती है. नाउ द ब्रिटिश यूज अ वैरायटी ऑफ मेथड. उन्होंने बहुत सारे तरीके अपनाए जिन जिन फसलों की उनको ज़रूरत है किस तरीके से वो यहाँ से ले सकते हैं. वन सच क्रॉप वॉज इंडिगो. ऐसी एक क्रॉप उस टाइम पर आई, दैट वॉज इंडिगो. इंडिगो जो एक प्लांट हुआ करता था वो ब्लू कलर की डाई को यूज़ करने में किया जाता था, और क्योंकि इसका जो टेक्सचर था और इसका जो ब्राइटनेस था वो बहुत ज़्यादा रिच था, जो कलर आता था वो रिच कलर था, तो ये बहुत ज़्यादा डिमांड में आया. इसी के अपोजिट यूरोप में एक प्लांट पैदा किया जाता था जिसका नाम था वोइड. वोइड से जो टेक्सचर आता था वो डल रहता था, और क्योंकि वो ज़्यादा डिमांड में नहीं आ पा रहा था और इंडिगो से कम्पीट नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए ब्रिटिश लोग इंडिगो की डिमांड ज़्यादा कर रहे थे और यूरोप में इसका एक्सपोर्ट ज़्यादा था. लेकिन यहाँ के इंडियंस लोग इंडिगो को पैदा करने में इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि एक तो उनकी इंडिगो को पैदा करने में उनकी जो ज़मीन थी उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती थी. सेकेंड, उनको उस इंडिगो को पैदा करने में जो खर्चा आता था या जो उसका रीज़नेबल प्राइस था वो यहाँ के फार्मर्स को नहीं दिया जा रहा था. वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो क्यों रही? 13th सेंचुरी की ये बात है. क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स को, जैसे फ्रांस में, इटली में, ब्रिटेन में, वो कपड़ों को डाई करने में ब्लू कलर का उन्हें यूज़ चाहिए होता था जिसमें इंडिगो अच्छा माना जाता था. लेकिन ये बहुत ज़्यादा हाई था और यूरोप की जो मिट्टी है वो इतनी ज़्यादा फर्टाइल भी नहीं थी, तो दैट्स वाई इंडिया से इसकी डिमांड ज़्यादा आई. यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चर हैड टू डिपेंड ऑन द अदर प्लांट लाइक द वोइड. जैसे मैंने बताया, वोइड वायलेट कलर देता था या ब्लू कलर, लेकिन वो डल रहता था जो डिमांड में नहीं था. लेकिन इंडिगो काफ़ी बेस्ट माना गया. फ्रेंच बिगिन द कल्टीवेशन. जब फ्रांस के लोगों को लगा कि इंडिगो की डिमांड है तो उन्होंने भी अपनी कुछ पर्टिकुलर जगहों पर इसकी कल्टीवेशन स्टार्ट की. जैसे कैरेबियन आइलैंड में सेंट डोमिंगो एक जगह है जहाँ पे फ्रेंच लोगों ने स्टार्टिंग की. पुर्तगीज़ ने ब्राज़ील में, और जो इंग्लिश लोग थे उन्होंने जैमिका एक जगह है, और स्पेनिश ने वेंजुएला में थोड़ा बहुत उन्होंने इंडिगो पैदा करना स्टार्ट किया. 1783 और 89 का टाइम पीरियड ऐसा रहा कि जो इंडिगो था इन द वर्ल्ड फेल बाई हाफ, कि ज़्यादातर लोग उसमें बिजी हो गए. क्लोथ डायर इन ब्रिटेन स्टार्टिंग लुक इन द न्यू सोर्सेज. अब इंडिगो की डिमांड ज़्यादा है और ब्रिटेन को बाकी के सोर्सेज पर ध्यान देना पड़ा, क्योंकि इंडिगो की डिमांड, जो इंडिगो की जो कल्टीवेशन थी वो लोगों ने आधी कर दी, क्योंकि उसकी वजह से जो लैंड था वो फर्टाइल नहीं रहता था. तो दैट्स वाई ब्रिटेन के लोगों को इंडिगो का कोई अल्टरनेटिव सोर्स ढूंढना पड़ा है, कोई ऐसी जगह ढूंढनी पड़ी जहाँ वो इंडिगो पैदा करवा सकते, तो उन्हें इंडिया नज़र आया. उसके लिए ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया. उन्होंने इंडिया पर ध्यान दिया और यहाँ के लोगों को मजबूर किया इंडिगो पैदा करने के लिए. 1890 तक 95% जो इंडिगो थी वो सारी की सारी इंडिया से ब्रिटेन में जाने लगी. मैनी कंपनी ऑफिशियल लेफ्ट देयर जॉब. और जो ब्रिटिशर्स थे ब्रिटेन में, कुछ ब्रिटिशर्स लोग, इन द सेंस जो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं हुआ करते थे, जो नॉर्मल लोग रहा करते थे ब्रिटेन में, जो ब्रिटिशर्स थे, आम आदमी जो बिजनेस किया करते थे, उन्होंने सोचा कि जब इंडिगो में इतनी डिमांड है और इंडिया में इतना ज़्यादा फर्टाइल लैंड है, तो उन्होंने इंडिया आकर बहुत सारा लैंड खरीद लिया. अपनी जॉब छोड़कर लोग इंडिगो पैदा करने लगे और उसके बिजनेस में लग गए. नाउ हाउ वॉज द इंडिगो कल्टिवेटेड. किस तरीके से वो पैदा की जाती है? दो तरीके होते हैं इंडिगो पैदा करने के लिए. एक होता है निज, एक होता है रियोती. निज क्या है और निज में क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी? द प्लांटर्स प्रोड्यूस इंडिगो इन द लैंड ही डायरेक्टली कंट्रोल. अब प्लांटर्स डायरेक्ट उन जमीन पर इंडिगो प्रोड्यूस करने लगे जिस पर वो खुद कंट्रोल रखते थे. इन द सेंस वो रेंट पर नहीं दे रहे थे अपना लैंड. द प्लांटर फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निज कल्टिवेशन. लेकिन प्लांटर्स को इसमें दिक्कत आई कि वो अपना एरिया एक्सपेंड नहीं कर सकते थे ज़्यादा, क्योंकि वो खुद ही ध्यान दे रहे थे. तो दैट्स वाई लेबर की कमी और सो मैनी इशूज वर देयर. इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ओनली फर्टाइल लैंड. इसमें दिक्कत ये भी थी कि इंडिगो केवल फर्टाइल लैंड पर ही पैदा की जा सकती है, लेकिन जब आप उसे एक बार पैदा करते हो तो उसकी रूट सारी फर्टिलिटी ले लेती है और मॉइस्चर ज़मीन का, जिसकी वजह से वो उसको एक फैलो लैंड में कन्वर्ट कर देता है. एंड नाउ अ लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड लार्ज नंबर ऑफ लेबर. और आपको बहुत ज़्यादा अगर कल्टीवेशन करना है इंडिगो का तो एक बड़ी लेबर आपको चाहिए होगी, जिसमें टाइम लग रहा था, क्योंकि लोग उस टाइम पर राइस कल्टीवेशन में बिजी रहते थे, क्योंकि दोनों के लिए सेम टाइम पीरियड रहता था. उसी टाइम पर राइस को पैदा करने का टाइम आता था और वही टाइम पीरियड इंडिगो के लिए अच्छा माना जाता था, वही क्लाइमेटिक कंडीशन. तो इंडियंस लोग इंडिगो में इंटरेस्टेड नहीं थे, वो राइस की कल्टीवेशन ज़्यादा क्या करते थे. इट्स ऑल्सो रिक्वायर्ड मैनी प्लॉक्स एंड द ब्लॉक्स. बहुत सारे प्लोज
और बैलगाड़ी ये सब चाहिए होती थी, लेकिन वो सारी बिजी हो जाती थी राइस कल्टीवेशन में। टिल द लेट 19th सेंचुरी प्लांटर्स वर देयरफॉर रिलक्टेंट टू एक्सपेंड नीच कल्टीवेशन, इसलिए नीच कल्टीवेशन से उन्हें लगा कि उन्हें ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है, तो इंडिगो पैदा करने का दूसरा तरीका अब उन्होंने अपनाया था जिसे कहा जाता था रैयत। अंडर द रैयत सिस्टम द प्लांटर्स प्रेशराइज द विलेज हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ रैयत। रैयत के बिहाफ इन द सेंस जो फार्मर्स है जो कल्टीवेशन का काम क्या करते थे, उनकी जगह पर उस गांव के जो हेडमैन हुआ करते थे उससे ब्रिटिश लोगों ने या प्लांटर्स ने एक एग्रीमेंट साइन कराया। दोज हु साइन द कॉन्ट्रैक्ट गोट कैश एडवांसेस, और उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ये था कि जो भी इंडिगो पैदा करेगा उसको स्टार्टिंग में कुछ कैश एडवांस में दिया जाएगा, सो दैट वो इंडिगो के बीज खरीद सके और उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो सब खरीद सके और इंडिगो प्रोड्यूस कर सके। और उन्हें लोन भी दिया गया, तो बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर दिया गया। बट द रैयत टू हैव टू कल्टिवेट इंडिगो एटलीस्ट 25%, और लेकिन ये कहा गया कि अगर हम आपको लोन दे रहे हैं तो आपको अपनी ज़मीन के लगभग 25% भाग पर इंडिगो पैदा करना ही होगा, और बहुत कम रेट पर आपको ब्रिटिशर्स को या प्लांटर्स को बेचना होता था। इसकी वजह से इंडियन लोगों को दिक्कत आ रही थी। वैन द क्रॉप वॉज डिलीवर्ड टू द प्लांटर्स अ न्यू लोन वॉज गिवन टू द रैयत, और जब वो दिया करते थे ब्रिटिशर्स लोगों को इंडिगो पैदा करके, तो नया लोन उनको दे दिया जाता था सो दैट वो नई इंडिगो पैदा कर सके। द प्राइस प्रोवाइडेड टू द पीजेंट्स फॉर द इंडिगो दे प्रोड्यूस वाज वेरी लो, लेकिन जो उन्हें कीमत मिलती थी इंडिगो के लिए वो बहुत कम मिलती थी। इंडिगो वॉज एग्जॉस्ट द सोइल रैपिडली, और इंडिगो क्योंकि उनकी जो सोइल थी उसको भी ख़राब कर देता था, तो इसलिए वो लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। नाउ ब्लू रिबेलियन, ब्लू का मतलब क्योंकि इंडिगो ब्लू कलर देता है तो दैट्स वाई एक इंडिगो इंडियंस लोग पैदा नहीं करना चाहते थे, बट ब्रिटिश प्लांटर्स वो पैदा करवाना चाहते थे, तो दोनों के बीच में एक रिबेलियन, एक विद्रोह स्टार्ट हुआ जिसका नाम रखा गया ब्लू रिबेलियन। तो क्या हुआ तब और उसके बाद क्या हुआ, यू विल सी। In 1859, Indigo Riaz felt that they had the support to local जमींदार्स and village headmen to their rebellion against the planter। तो रियाद को लगा कि वो सपोर्ट करेंगे जमींदार्स को और विलेज के हेडमैन को कि अब हम आपको पैदा करके नहीं देंगे ये चीज़ें और आप इन प्लांटर्स के खिलाफ जाओ। एज द रिबेलियन स्प्रेड, और जैसे ये विद्रोह बढ़ा, इंटेलेक्चुअल रश टू द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट एंड रोड द मिजरी ऑफ रोयल्स द टार्मनी ऑफ द प्लांटर्स एंड द हॉरर। और इस तरीके से जो इंटेलेक्चुअल हुआ करते थे कुछ लोग, उन्होंने इंडिगो डिस्ट्रिक्ट या एक जो ये रैयत हुआ करते थे इनके बारे में लिखा, और प्लांटर्स का जो उस टाइम पे रूल हुआ करता था उसको बहुत ज़्यादा उन्होंने गलत बताया, और ये सब चीज़ें उन्होंने बताई। द गवर्नमेंट सेटअप द इंडिगो कमीशन टू इंक्वायर, और तो गवर्नमेंट ने एक कमीशन बिठाया ये इंक्वायरी करने के लिए कि क्या वाकई में ये चीज़ें गलत हो रही है, इंडिगो जो पैदा कर रहे हैं इंडियंस लोग वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, उनसे ज़बरदस्ती करवाई जा रही है। क्योंकि ऐसा भी हुआ करता था कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसमें भी कुछ लोग कुछ चीज़ें छिप के क्या करते थे, तो गवर्नमेंट फिर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करती थी। द कमीशन हेल्ड द प्लांटर्स गिल्टी, कमीशन को लगा कि प्लांटर्स वाकई में गलत कर रहे हैं, ज़बरदस्ती उनसे कल्टीवेशन करा रहे हैं। उन्होंने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया और इंडिगो कल्टीवेटर्स को सपोर्ट किया। मीन्स जो कल्टीवेटर्स इन द सेंस जो फार्मर्स लोग हुआ करते थे उनको सपोर्ट किया कि अगर आप इंडिगो पैदा नहीं करना चाहते तो ये टोटली आपके ऊपर है। आफ्टर द रिवोल्ट, विद्रोह के बाद इंडिगो प्रोडक्शन अब शिफ्ट हो चुका था बिहार में, क्योंकि जो बंगाल के लोग थे वो तो बहुत ज़्यादा अब उन्होंने मना कर दिया था, तो बिहार में शिफ्ट हुआ, और बिहार में जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने एक्सप्लोटेशन स्टार्ट किया इंडियंस का और उनसे ज़बरदस्ती इंडिगो पैदा करवाया। इसलिए आप पढ़ोगे 1917 में गांधी जी गए थे चंपारण डिस्ट्रिक्ट में बिहार में, जहाँ पे उन्होंने इंडिगो प्लांटर्स का साथ दिया। इंडिगो प्लांटर्स इन द सेंस जो लोग इंडियंस का उनका साथ दिया जिनसे ज़बरदस्ती इंडिगो पैदा करवाया जाता था, उनसे प्रोड्यूस करवाया जाता था, उनका साथ दिया। जब 1915 में जब वो साउथ अफ्रीका से वापस आए तो 2-3 साल तक वो जगह जगह गए थे, जिसमें अहमदाबाद भी वो गए, चंपारण भी गए, और उन्होंने देखा कि क्या चीज़ें गलत हो रही है, और उसके बाद ही उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट की स्टार्टिंग की थी। महात्मा गांधी जी विजिट इन द 1917 इन द चंपारण इन बिहार टू सपोर्ट द farmers, and the Mahatma Gandhi ji was against the